इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे विद्युत जनित्र की। विद्युत जनित्र क्या होता है, कैसे आप अपने एग्ज़ाम में इसे लिखोगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये कितने पार्ट्स में हमें पढ़ना होगा, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है और इसका उपयोग क्या है, ये सभी के सभी आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करेंगे हम सिद्धांत के साथ और अंत करेंगे हम उपयोग के साथ। अंत में आपको हम विद्युत जनित्र में जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है और दिष्ट धारा जनित्र है उसके बीच का अंतर भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है हमारा आज का, विद्युत जनित्र क्या होता है। अभी देखिए, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं विद्युत जनित्र। मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो कैसा मैंने बताया, मैंने कहा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसे विद्युत जनित्र कहते हैं। आपने शादी बारात में या कहीं पर भी जनरेटर देखा होगा। जनरेटर का काम होता है विद्युत को बनाना। आखिर उसमें क्या काम होता है? उसमें होता है एक चुंबक और उसके अंदर एक कुंडली रखी जाती है जिसमें बहुत सारे तांबे के तार के फेरे होते हैं। उसके बाद जब जनरेटर की वो पुली घूमती रहती है तो फिर क्या होता है, फिर उससे धारा बहती रहती है। ठीक उसी प्रकार ये जो कुंडली यहाँ रखी है, ये कुंडली इन दोनों चुंबक के बीच में रखी होती है। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाएं। ये जो कुंडली यहाँ दिख रही है, ये दोनों चुंबक के बीच में क्या होती रहती है, घूमती रहती है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। आप सभी को ये पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं। इसका मतलब इसमें चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ जा रही होंगी। ये बात समझ में आ गई आपको? इसलिए हम कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो चुंबक के ध्रुव हैं, इनके बीच में जब जब कुंडली घूमेगी तब तक धारा उत्पन्न होगी। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है? अब देखिए, ये हमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब वो घूमता रहता है और विद्युत ऊर्जा मिलती रहती है। इसे समझेंगे सिद्धांत के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत को समझ लेते हैं। यही आपके एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस घटना पर आधारित है। तो आपको बताना है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, इसे बहुत आसानी से समझिए। देखिए, जब किसी कुंडली को सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, जब किसी कुंडली को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं। मान लीजिए कि ये कुंडली है, इसे हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इस तरह से घुमाना शुरू करते हैं। जैसे ही ये घुमाना शुरू करेंगे, इसका मतलब हम इसे यंत्र द्वारा, किसी भी यंत्र द्वारा या किसी भी प्रकार से घुमा रहे हैं। अगर हम इसे घुमा रहे हैं तो हम इसे यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं और बाद में ये हमें विद्युत ऊर्जा दे देगा। किस प्रकार से देगा? तो ये घटना कहलाएगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है इसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है, जब किसी बद्ध कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। बंद और बद्ध दोनों लिखा जा सकता है। यह घुमाया जाता है तब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन कैसे होता है? इससे चुंबकीय बल रेखाएं लगातार निकल रही हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं। इसका मतलब इसकी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। इन चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं या हम चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक, अभी आप समझ गए होंगे कि जब जब ये परिवर्तन होगा तब तक क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिस कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है। धारा बहने लगती है, इसी धारा को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। तो अब सोच लीजिए आप कि अगर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा याद है तो उसे आप इसके सिद्धांत में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो समझ गए आप? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कि अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। क्या हुआ? अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यही है हमारा क्या? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। तो ये किस पे आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित है।
अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि संरचना किस प्रकार से होती है विद्युत जनित्र की। तो यदि आपने मोटर की संरचना पढ़ी है तो फिर आप विद्युत जनित्र की संरचना भी समझ जाएंगे। इसमें सबसे पहले होता है क्षेत्र चुंबक। ये क्षेत्र चुंबक क्या होता है? ये एक प्रकार का, ये डिफिनेशन आप लिख सकते हो कॉपी पे, ये एक प्रकार का शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं N और S। अगर आपने मोटर की डिफिनेशन लिखी है तो उसी में मोटर में जो आपने संरचना लिखी है सेम वही संरचना यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कहाँ पर चेंज होगा? इस सर्पी वलय के पास चेंज होगा। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कॉपी में लिखना है। देखिए, सबसे पहले क्षेत्र चुंबक में आप लिखेंगे कि ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N व S होते हैं, जिसके दो ध्रुव N व S होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चुंबक हो गया जिसके दो ध्रुव हैं, एक N है दूसरा S है। फिर हम लोग बात करेंगे कि आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर ये एक आयताकार कुंडली होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर ABCD दिख रही है, ये एक आयताकार कुंडली है। ठीक इस प्रकार से ये आयताकार कुंडली होती है। इसमें क्या होता है, तांबे के तार के बहुत अधिक क्या लगे होते हैं, फेरे लगे होते हैं। ये जो फेरे लगे होते हैं इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक उत्पन्न होता है। अभी देखिए, ये हमने यहाँ पर लिखा कि एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे लपेटे होते हैं। आर्मेचर के दो सिरे होते हैं, एक ये सिरा और एक ये सिरा। ये दोनों के दोनों सिरे हमारे किससे जुड़े होते हैं? सर्पी वलय से जुड़े होते हैं। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये सर्पी वलय क्या है। सर्पी वलय ये दो छल्ले होते हैं, पूरे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी उस दिन देखा था कि विभक्त वलय क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि सर्पी वलय क्या होता है। आपने उंगली में रिंग पहनी होगी, पहनी है कि नहीं? अब आपने उंगली में रिंग पहनी होगी और जो रिंग होती है वो क्या होती है? छल्ला होती है। बस उसी प्रकार से एक छल्ला यहाँ पर और एक छल्ला यहाँ पर लगा होता है। इसे हम लोग सर्पी वलय कहते हैं। इसे हम लोग R1 व R2, देखिए यहाँ पर R1 व R2 दो प्रकार से दो नाम हमने इसको दे दिए। दो वलय होते हैं, नीचे वाला R2 हो गया, ऊपर वाला मैंने इसको R1 नाम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई कि सर्पी वलय क्या होते हैं। ये दो वलय होते हैं जो कैसे होते हैं कि हमारे सर्पी वलय कहलाते हैं, क्योंकि ये पूरे होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये छल्ले के आकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे बुश में। ये क्या होता है? कार्बन की बनी दो पत्तियाँ होती हैं। एक बुश से क्या होता है, ये बुश हमारा B1 होता है और दूसरा B2 होता है। एक बुश से धारा जाएगी, दूसरे से धारा आएगी। अब वो इधर से भी आ जा सकती है, उधर से भी आ जा सकती है, वो हम लोग आगे समझेंगे कार्यविधि में। तो उम्मीद है आपको पूरा विद्युत जनित्र इतना समझ में आ गया होगा, सिद्धांत समझ में आ गया होगा, संरचना समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से बनती है। अब हम लोग 1 मिनट में इस पूरे डायग्राम को समझ लें, फिर बढ़ते हैं कार्यविधि की ओर। देखिए, ये यहाँ पर दो चुंबक हैं जो जिन्हें हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से यहाँ पर लिखा गया है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। फिर उसके बाद ये कुंडली है जिसका नाम है ABCD, ये कुंडली हो गई। ये बीच में जो लगी है ब्लू कलर की, ये हमारी धुरी हो गई। ये हमारे बुश हैं B1 और ये हमारा बुश है जो हमारा है B2। तो ये एक प्रकार का ये बुश हो गया, इतना हिस्सा ये हमारा बुश कहलाएगा। ठीक, उसके बाद ये वलय लगे हुए हैं जिसे R2 नाम दिया गया और इसे R1 नाम दिया गया है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे कार्यविधि की ओर, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि ये क्या है। ये गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर की जगह पर हम लोग विद्युत बल्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। इस गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी होती है। अगर इसमें धारा बहेगी तो वो सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा, अर्थात सुई बीचों बीच में होगी। विक्षेप होगा तो या तो सुई इधर जाएगी या तो सुई इधर जाएगी, यही होगा। इसलिए यहाँ पर एक सुई बनी हुई है, नीचे G लिखा हुआ है, अर्थात ये गैल्वेनोमीटर है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इसका काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है जो भी धारा आएगी उसको वो बता देगा कि कितनी धारा की तीव्रता है। आ रही बात समझ में? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये तीव्रता मापने में काम आता है, अर्थात ये गैल्वेनोमीटर है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं इसकी कार्यविधि को, और कार्यविधि ही आपकी इम्पॉर्टेंट है, ये रटनी ना पड़े। हर बच्चा यही सोचता है
कार्यविधि को समझने से पहले हमने आपको ये सब बता दिया था कि इसकी संरचना किस प्रकार से होगी। अब देखिए इसमें पहली लाइन क्या लिखी है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे। अर्थात कहने का मतलब है कि इसे हमें क्या देना पड़ेगा, इसे हमें देना पड़ेगा यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात इसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि इस कुंडली को इस AB वाली साइड को ऊपर की ओर और CD वाली साइड को नीचे की ओर घुमाने की कोशिश करेंगे। इस केस में क्या होगा, देखिए ध्यान से, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, अर्थात हम इसे अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। यह है मेरा बायां हाथ और यह है मेरा दायां हाथ। इस दाएं हाथ में आपको पहले फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पता होना चाहिए। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। एक बच्चा कल मुझसे पूछ रहा था कि लंबवत क्या होता है सर जी, तो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। तो ये तीनों परस्पर लंबवत रहें। इस केस में क्या होता है कि यदि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो धारा की दिशा को हमारी मध्यमा बताएगी। ऐसा ही है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। वो दाएं हाथ का नियम हम इसमें अब अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, आपको पता है कि ये कुंडली यहाँ रखी है, कार्य विधि ही इंपॉर्टेंट है। ये कुंडली यहाँ रखी है तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इधर से इधर की ओर जा रही हैं, अर्थात यहाँ से जा रही हैं और इधर ऐसे बहती हुई जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी उंगली जो है, ये वाली उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। सो हमने इसको देखिए यहाँ पर ऐसे रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही मैंने इसको यहाँ रखा तो देखिए जरा ध्यान से, मेरा जो अंगूठा है, आप ऐसे यहाँ देखो, अंगूठा स्क्रीन की ओर है, अर्थात ये AB जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, बल जो है वो ऊपर की ओर लगेगा। बात समझ में आई। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो उधर है, तो धारा की दिशा किधर है, जिधर मेरी ये उंगली वाली, इस वाली उंगली की दिशा है, उधर ही धारा की दिशा होगी। तो अर्थात फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है जो ये उंगली बता रही है और बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो धारा ऐसे बहेगी। समझ गए बात को। ठीक इसी प्रकार समझते हैं, लिखा है कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी, अर्थात ABCD से ऐसे हुए धारा बहती हुई जाएगी और जब यहाँ से बहती हुई धारा जब ऐसे जाएगी तो बहती हुई आएगी और उस B2 से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए B1 में पहुँचेगी। अर्थात बाह्य परिपथ में हम कह सकते हैं कि जो धारा होगी वो B2 से B1 की ओर होगी। अब यहाँ पर लिखा है इस स्थिति में बाह्य परिपथ में उस B2 से B1 की ओर होगी, अर्थात जो धारा होगी वो B2 से B1 की ओर होगी। कहाँ, बाहरी परिपथ में। जो ब्लैक कलर का आपको परिपथ दिख रहा है वो बाहरी परिपथ है, जबकि जो रेड कलर है वो कुंडली है। समझ गए बात को। फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक हो। अब पेपर में क्वेश्चन आता है विद्युत जनित्र से जो धारा हमें प्राप्त होती है उसकी प्रबलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम फेरों की संख्या को बढ़ा दें तो वही लाइन यहाँ लिखी है कि यदि कुंडली में, अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार होंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक फेरे से उत्पन्न विद्युत धारा, जो विद्युत धारा यहाँ लिख दीजिए, विद्युत धारा संकुलित होकर, संकुलित मतलब होता है जुड़ना, तो संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती हैं। अर्थात अगर फेरे बहुत ज़्यादा होंगे तो प्रत्येक फेरे से अलग अलग धारा निकलेगी और आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली धारा को बना देगी। तो आप इतनी बात तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि कार्यविधि में मैंने क्या बताया कि इसे घुमाया जा रहा है। कैसे घुमाया जा रहा है, घुमाने की डायरेक्शन मेरे अकॉर्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि हम इसे घुमा रहे हैं, बल खुद ही दे रहे हैं और चुंबकीय बल तो आपको रेखाएं पता ही हैं, तो इसका मतलब वो चुंबकीय बल रेखाएं इधर है, बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो धारा ऐसे बहती हुई जाएगी और ऐसे। अब मान लीजिए एक आधा चक्कर पूरा हो गया और अब हम इस केस में पहुंच गए।
अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ से हम फिर से फ्लेमिंग का नियम लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से, कौन सा, दाएं हाथ का, फिर वही होगा। अब ये CD वाला स्क्रीन की ओर मतलब आपकी ओर उठेगा, अर्थात ऐसे होगा। तो ये CD जब ऊपर की ओर उठेगा और चुंबकीय बल रेखाएं उधर ही की ओर जा रही हैं, तो धारा किधर बहेगी, जिधर मेरी ये वाली उंगली है। अर्थात आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा DCBA की ओर हो जाती है। वही लाइन मैंने यहाँ लिख रखी है कि आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर जाती है, अर्थात ये जो है वो नीचे की ओर जाएगी, और DC जो है वो ऊपर की ओर, भुजा DC या CD कह दीजिए, ऊपर की ओर गति करती है। ऊपर की ओर क्या करती है, गति करती है। अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA क्यों कहा, क्योंकि DC D से निकलेगी, C जाएगी, फिर B होगी, फिर उसके बाद A, DCBA की ओर जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन कब होता है, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। और यही बहुविकल्पीय क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि धारा की दिशा में परिवर्तन कितने चक्कर के बाद होता है, कितने चक्कर के बाद होता है, कितने परिभ्रमण के बाद होता है, कितने घूर्णन के बाद होता है। ये तीनों एक ही वर्ड हैं। तो धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है, आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा को में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो पेपर में अगर आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, तो आपको पूरा यही लिखना है। फिर लास्ट में बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब इसके आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। उम्मीद है आपको जनरेटर इतना समझ में आया होगा। अब ये जो जनरेटर है, इसको और किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है, तो सबसे बड़ा उपयोग है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करना। ये विद्युत संयंत्रों में काम आती है, नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए काम आएगी, या बहुत सारे आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आप जो है समुद्र से पानी बह रहा है, और जब पानी बह रहा है तो उसमें एक हम टरबाइन लटका देते हैं, एक जो है धुरी लटका देते हैं, वो धुरी पानी की वजह से घूमती रहती है और धारा हमें मिलती रहती है। तो समझ गए आप कि वो किस प्रकार से उसमें जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना काम कर रही है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा कार्यविधि आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने ये दो चुंबक बना रखे हैं, बीच में कुंडली है, ये नीचे गैल्वेनोमीटर है, सब मैंने आपको बता दिया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है उसे हम समझेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र होता है उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आखिर कौन सा जनित्र है। तो बात ध्यान से मेरी सुनिएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अर्थात प्रत्यावर्ती को कहते हैं कि एसी करंट, और उसके बाद दिष्ट को कहते हैं डीसी करंट। तो एसी और डीसी मतलब कि ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला, और ये दिष्ट धारा जनित्र है, डायरेक्ट करंट को जनरेट करने वाला। तो समझ गए, ये एसी जनित्र हो गया आपका और ये डीसी जनित्र। तो अगर पेपर में बाई चांस जनित्र ही पूछा जाता है, लेकिन कह दिया जाए कि स्पेशली पूछ लिया जाए कि प्रत्यावर्ती क्या है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है यही सब लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे स्पेशली अलग से पूछ लिया जाए कि दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, या पूछ लिया जाए कि जनित्र क्या है और लास्ट में कह दिया जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में आखिर क्या डिफरेंस है, तो आपको बस इतना बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय लगा होता है, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय लगा होता है। विभक्त वलय का अर्थ है कि वो अपनी जो सर्पी वलय का काम क्या है कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा को बदल देगा, जबकि जो हमारा विभक्त वलय है, ध्यान से सुनिए, सर्पी वलय का अर्थ है कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा को बदलेगा, जबकि विभक्त वलय प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा को नहीं बदलेगा। इसलिए आपने एसी करंट का जो ग्राफ देखा होगा वो इस तरीके से होता है। आधा चक्कर हो गया, धारा ऊपर गई, आधे चक्कर में फिर से नीचे आई, ये एसी का जो है ग्राफ हो गया। जबकि जो डीसी का ग्राफ होता है उसमें देखिए
इस प्रकार से बस एक लाइन होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट बार बार फ्लो करती जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि सूर्य जो बल्ब होता है वो 1 मिनट में कुछ जो है 100 बार जलता और बुझता है। उसका रीज़न क्या है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारी अल्टरनेट जो करंट है वो फ्लो कर रही है, अर्थात उसमें जो है लगातार धारा की दिशा बदल रही है, जिसके कारण वो जलता है, बुझता है, जलता है और बुझता है, पर इतनी स्पीड में काम होता है कि वो आपको फील नहीं होता है। लेकिन आप अगर जो है एक कैमरा ले लें और उसे स्लो मोशन में, मान लीजिए आप मोबाइल का ही कैमरा है और स्लो मोशन वीडियो लगा लें और मोबाइल के कैमरे को अगर आप उस जो है बल्ब के सामने रखें तो आपको दिखेगा कि वो बल्ब जो है जल रहा है और बुझ रहा है। अर्थात आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एसी और डीसी जनित्र में क्या अंतर है। इसमें सर्पी वलय होता है जबकि इसमें विभक्त वलय होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है और ये दिष्ट धारा को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली और दिष्ट धारा के अगर आपसे उपयोग पूछ लिया जाए तो ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप सेकंड वीडियो देखिएगा इस चैप्टर का, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब 2 मिनट के लिए बस और ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग F बराबर IBL साइन थीटा पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे और वो न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल ही हम लोग उस जो है वीडियो को कंप्लीट करके आपको दे देंगे। तो चलिए अभी क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।